Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics, that is competitive mathematics, upcoming competitive exams as Air Force, SSC, CGL, TET, CTET and many more. पिछले क्लास में हमने आपको 31 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के कराने वाले हैं 32 क्वेश्चन से। और जो ये सोर्स है हमारा जिससे हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं वो सक्सेस मिरर अक्टूबर 2022 यानी 2 अक्टूबर 2022 की ये बुक है, उसके क्वेश्चन करा रहे संबंधित और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 32 क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को हम 14 से डिवाइड करते हैं तो वह दूसरी संख्या की 10% की इक्वल हो जाती है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था, दूसरी संख्या से ये कितने प्रतिशत अधिक है। हमारे पास कोई दो नंबर हैं, एक नंबर को 14 से डिवाइड करें तो या एक नंबर को 10 से डिवाइड करें। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। एक संख्या को 14 से डिवाइड करें, एक संख्या को 10 से डिवाइड करें तो पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक होती है। ये परसेंटेज पूछी जा रही। जैसे मान लीजिएगा कि एक नंबर हमारा x है और इसको हमने 14 से डिवाइड किया और दूसरा नंबर हमारा y है, इसका हमने 10% निकाला है। वही तो कह रहे हैं, अगर एक नंबर को हम x से डिवाइड करते तो दूसरे जो नंबर है वो 10% के इक्वल के बराबर हो जाता। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता हमारा x/14 = y/10। अभी और ये डिवाइड कर सकती है, 5 रह जाएगा तो ये 7 रह जाएगा। दैट इज इट कैन बी रिटन एज x/y 7। यहाँ भेज दीजिएगा 7/5। अब एक नंबर 7 है, दूसरा नंबर 5 है, आप इस तरीके से मान। अब ये कह रहे हैं कि x जो है इससे कितना ज़्यादा है, तो हमें अधिक परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, इनका डिफरेंस यानी 7 - 5/5 इंटू 100 ये परसेंटेज होगी। यानी ये नंबर 7 है, ये 5 यानी 2 ज़्यादा है। जब ये 5 है तब वो 2 ज़्यादा, जब ये 100 होती तो कितनी ज़्यादा होती, परसेंटेज हमको फाइंड करना। ये कट गया ऐसे 20 टाइम्स, यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा, 2 × 20 = 20 40%। तो जो एक संख्या है वो दूसरी से 40% अधिक है। इस प्रकार से इनको किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्चुअल है, मतलब आप समझ के तुरंत करने की कोशिश करें। हम आपको एक से एक अच्छी कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका, यानी 33। तो 32 का जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 40%। इसी प्रकार से हमारे पास 33 क्वेश्चन है कि मोहित 1872 किलोमीटर की दूरी को 26 घंटे में तय करता, तो उसकी स्पीड क्या, यानी डिस्टेंस को उसकी लिए गए टाइम से आप डिवाइड कर देंगे तो उसकी स्पीड निकल आएगी। जब आप 1872 को 26 से डिवाइड करते हैं तो ये निकलेगा जाके 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने उस दूरी को तय किया, यानी डिस्टेंस अपॉन टेकिंग टोटल टाइम, ये हमारी स्पीड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 है और उसमें लाभ हमारा 45% है तो लाभ है कितना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी CP फाइंड करें। CP फाइंड करें तो लाभ निकाला जा सकता है, या डायरेक्टली अगर हम करना चाहें तो डायरेक्टली हो जाएगा। जैसे देखिएगा कैसे, CP से ज़्यादा आसान रहेगा। अगर इसकी CP को आप x मान के चलेंगे तो ये हो जाएगा जा करके, जैसे XCP इसमें हम 45% लाभ ले रहे हैं तो डायरेक्टली 145/100 = 638। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, 638 × 100/145, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45। 29 से ये कैंसिल होगा, 29 दूनी होते हैं 58 और फिर हमारे यहाँ बच गए, फिर 5 बच जा रहे हैं, यानी 2 बार, यानी फिर 22 बार जा रहा है। 29 का भाग 638 में 22 बार जा रहा, 22 दूनी 440। ये आ गया हमारा CP। वो SP था, ये CP था, तो हमारा प्रॉफिट पूछा जा रहा। प्रॉफिट होता हमारा SP - CP, यानी 638 से जब 440 आप कम करेंगे तो बच जाएंगे जाके हमारे 8 बचेंगे, और ये 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ 198, यानी 198 उसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है, 198। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर हुआ क्या कि 6 दिन काम करने के बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो उनसे बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हमारी लगती है वो कॉन्सेप्ट ये है कि M1D1 = M2D2 की कॉन्सेप्ट होती है। जैसे M1D1 = M2D2, तो पहले कितने आदमी थे 48, M फॉर मीन्स, D फॉर डेज, और वो 17 दिन तक काम किया गया। फिर क्या हुआ,
फिर वही आदमी 48 जो लगे थे उन्होंने कुछ दिन काम किया, यानी 6 दिन काम किया है, तो इंटू 6 करेंगे, प्लस फिर 48 में से 4 आदमी काम हो गए, तो उन्होंने मान लीजिएगा एक्स दिन में उस काम को कंप्लीट कर दिया। इसे सॉल्व करना है। तो ये देखो यहाँ पर 48 कॉमन मिल जाएंगे, तो 48 इधर लीजिए, 17 माइनस 6 इज इक्वल टू ये 44 इंटू एक्स। तो ये 48 इंटू ये हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 44 इंटू एक्स। ये से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 12, यानी एक्स इक्वल टू 12, यानी वह काम अब 12 दिन में कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रही है, तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ये तो कंडीशन कम्प्लीटली है कि 48 आदमी 17 दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 6 दिन काम किया, लेकिन 4 आदमी काम के छोड़कर चले गए, तो हमारी बचे 44 आदमी, उसे कितने दिन में करें, हमने एक्स मान लिया, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 12 आ जाती। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। और 36 क्वेश्चन है कि 3 पानी के एक टैंक को 3 पाइप XYZ के माध्यम से 5 घंटे में तो हम कंप्लीट भर सकते हैं, लेकिन आगे उन्होंने कंडीशन ये लगाई कि पाइप जेड जो है 22 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ काम करता है, और 22 जो है एक्स से 2 गुना ज़्यादा तेज़ काम करता है। तो पानी के टैंक को पाइप एक्स अकेले कितने दिन में, इसको ऐसे मान के चलो, मान लीजिएगा एक्स पाइप को, जो पाइप अकेले टैंक को एक्स टी घंटे में भर देता है, तो बाई उससे आधे घंटे में भरेगा, और जो जेड है बाई के भी 3 गुना कम समय में भरेगा, यानी 1/3 टाइम कम लेगा। जैसे ऐसे मान के चलिए, अगर हम मान लीजिएगा एक्स भरता है 6 घंटे में अगर टैंक को, तो बाई भरेगा उससे आधे टाइम यानी 3 घंटे में, और जेड भरेगा बाई से भी तिहाई टाइम में, 3 का तिहाई 1 घंटे में भरेगा, यानी जेड 1 घंटे में भरेगा, बाई 3 घंटे में भरेगा, और एक्स 6 घंटे में भरेगा। ये इनमें रिलेशन गिवन है आपस में। तो देखिए, अगर हम मान के चलें कि जो एक्स है वो उसको टी टाइम में कंप्लीट भर देता है, तो इसका 1 घंटे का जो किया हुआ काम होगा वो होगा 1/T, और बाई का काम इससे 2 गुना है तो 2/T, और जेड का काम बाई से 3 गुना है तो ये हो जाएगा 3/, इससे 3 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6/T, और वो जो 1 घंटे का टोटल टाइम निकला 1/5 है। अब इसको केवल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/T इज इक्वल टू 5, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45, यानी अकेले एक्स जो है उसको 45 घंटे में भर के कंप्लीट कर देगा। ये था हमारा 36। देखते हैं 37 क्वेश्चन ये है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, 40 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ये ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नॉलेज है तो समझ पाएंगे। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, पासे पर जो टोटल फेस होते हैं वो 6 होते हैं, तो 2 बार उछालने का मतलब है कि 6 पर पावर 2, यानी टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 36 होंगे, टोटल आउटकम्स 36 होंगे, और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे उस पर आने वाले योगों का अंक 7 होना चाहिए, यानी जो भी आपको डिजिट दोनों 2 बार आएंगे उनका 7 होना चाहिए। तो इसको पहले आप समझेंगे है क्या। जैसे टोटल आउटकम्स कैसे निकाले जाते हैं, जैसे हमारा क्या 6 पे पावर, 1 बार उछाला जाता है 6 पे पावर 1, यानी 6 ही आउटकम्स आते हैं। अब 2 बार उछाला जाता है 6 पे पावर 2, यानी 36 आउटकम्स हो गया। मान लीजिए वो या तो एक पासे को 2 बार उछालें या इकट्ठे 2 पासे उछालें, एक ही बात है, या एक बार में 3 पासे उछालें, या एक पासे को हम 3 बार उछालें, तो 216 आउटकम्स आएंगे। लेकिन हमें यहाँ ये लेकर के चलना है। तो ये तो टोटल आउटकम्स है, लेकिन हमारे फेवरेबल आउटकम्स कौन होंगे, इनका एडिशन कितना होना चाहिए 7। जैसे 3 आना चाहिए पहले पर, तो 2 से 4, फिर 2 से अगर 4 है तो इस पर 3 आ गया, देखो 7 एडिशन हो रहा। अगर एक पे 1 आया तो दूसरे पे 6 आना चाहिए, पहले पे 6 आया तो दूसरे पे 1 आना चाहिए। अगर एक पे 2 आया तो दूसरे 5 आना चाहिए, तो फिर पहले 5 आया तो दूसरे पे 2 आना चाहिए। और क्या कंडीशन लग सकती है, 4 3 1 2 3 4 5 6, इतनी ही कंडीशन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन रही। तो हमसे पूछा गया PE, PE इज इक्वल टू होता है NE/NS। NE से मतलब है फेवरेबल आउटकम्स हमारे 6 हैं और टोटल आउटकम्स हमारे 36 हैं। तो जो हमारी प्रॉबिलिटी हमसे पूछी जा रही वो आ गई 1/6, यानी हर 6 में एक आपका पास ऐसा आएगा, एक उछाल जो आपको 7 एडिशन देगा, इसका ये मतलब है। तो इसका आंसर हो गया जाकर के 1/6। और जो नेक्स्ट है वो हमारा 3D से रिलेटेड है कि एक बेलन का बकपृष्ठ गिवन है और उसका वॉल्यूम भी गिवन है। तो बेलन की हमसे ऊंचाई पूछी जा रही है। अब इसके लिए बेलन का हमको बकपृष्ठ पता होना चाहिए। बेलन का बकपृष्ठ जो सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा πr²
एच, ये तो पाई आर, 2 पाई आर एच, जो बक पृष्ठ होता 2 पाई आर एच होता है, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम क्या करेंगे, तो बी अपॉन एस ए कर दें, तो बी हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और ये है हमारा 2 पाई आर एच। ये हमको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 924, और बक पृष्ठ गिवन है हमको 264। बस इसको सॉल्व करना। अब देखिएगा यहाँ से हमारा क्या, एच पूंछी जरूर जा रही है, लेकिन एच यहाँ से निकलेगी नहीं, यहाँ से हम आर फाइंड कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल, और एक आर से आर कैंसिल, फाइनली हमारा आ गया आर अपॉन 2 इज इक्वल टू, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा कैंसिल हो रहा है 11 से, 11 2 जा 22, 4 बच गया, 11 2 जा 11 4 जा, ये भी 11 8 जा, फिर बच गया हमारा 4 11 4 जा। इस प्रकार से ही कट रहा है। आपको फिर 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 7 84, यानी 7 अपॉन 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, आर इज इक्वल टू 7 आ गया, लेकिन हमसे आर पूछी कहाँ जा रही है, तो अब इस आर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट कर दीजिएगा, हमारी एच निकल आएगी। जैसे एस ए कितना था हमारा, एस ए था, सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच, ये था हमारा 264। तो अब सॉल्व कर लो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने 7 निकाली, एच अननोन है, और 264, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गए, 11 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 11 से ये 44 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी 4 ये काट दीजिएगा, एच बराबर आ गया हमारा 11, नहीं 11 मीटर नहीं आ रही, थोड़ी गलती कर दी कहीं पर, ये 2 हैं, 11 दूनी 22, और सॉरी 11 दूनी 22 हो रही, ठीक है, और 4 से 24 को डिवाइड करोगे तो 6 आने चाहिए, 6 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका ऊंचाई फाइंड कर सकते हैं। एक 42 सेंटीमीटर भुजा वाली संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संभावित त्रिभुज का संभावित त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें इक्वल होती है। संभावित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो होता √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इतना याद रखना है। हम रिलेशन याद करके रखें, सभी में कॉन्सेप्ट थोड़ी लग पाई, √3/4, और साइड कितनी है 42 इंटू 42, ये 2, ये 41 21, और ये 2 भी काट दो, ये भी 21 का स्क्वायर हो जाता है 441√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये आ गया हमारा ए वाला। देखते हैं नेक्स्ट, अगला 37 क्वेश्चन है। 37 और 38 सेंटीमीटर बेकड़ वाले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है d1 इंटू d2 1/2। सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 1/2 d1 इंटू d2। तो हमारी साइड के बिना इसके 37 और 38 हैं, तो हम क्या करेंगे 1/2 37 इंटू 38, इन्हें सॉल्व करना है केवल। तो ये 2 टाइम्स इससे कैंसिल हो रहा है 19, तो ये आ गया 37 इंटू 19 के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आपका आएगा 19 7 1 को 33, यानी कैरी 13 19 57 और 13 70 703। 650 मीटर लंबा पुल, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 33 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ सिग्नल को पार करिए, अब कोई ट्रेन सिग्नल को पार कर रही हो कि या खड़े आदमी को पार कर रही हो या किसी लट्ठी को पार कर रही हो, तो उसे पार करने के लिए उस ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई को 33 सेकंड में चल जाती है। फिर उन्होंने ये कह दिया कि अब ट्रेन उस पुल को पार करने में 98 सेकंड का समय लेती है। तो फिर बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है। अब देखिएगा, यानी ट्रेन को टोटल 98 सेकंड का समय 98 सेकंड का समय कब लग रहा है, जब ट्रेन उस पुल को भी पार कर रही है और अपनी लंबाई के बराबर दूरी भी चल रही है। इसका मतलब सीधी सी बात है, पुल को पार करने में कितना टाइम लग रहा है। आप 98 से जब इसको कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 65, यानी 65 सेकंड में पुल, वो ट्रेन है जो 650 मीटर दूरी चलती है 65 सेकंड में, ऐसे समझिएगा आप। फिर ये हमारा पुल है और यहाँ पर एक पोल गड़ा हुआ है। पहले इस पोल को ही पार करने में ट्रेन लेती थी 33 सेकंड का समय, लेकिन जब उसने क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से टाइम मेजरमेंट किया गया, तो इतनी दूरी पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की अपनी लंबाई को चलने में उसको जो टाइम लगा वो लगा 98 सेकंड का समय। इसका मतलब इतनी दूरी चलने में कितना टाइम लगा था, 33 कम कर देंगे, ये है इसका 65 सेकंड का समय इतना लग रहा है। ये डिस्टेंस भी 650 है, तो ये 650 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम, ये आ गया हमारा 10 सेकंड।
10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेन जो है चल रही है, तो वो कह रही ट्रेन की लंबाई कितनी। अब 1 सेकंड में हम 10 मीटर चल रहे हैं, तो 33 सेकंड में कितना चलेंगे 330, जो 330 मीटर आया ये ट्रेन की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारजिया परेज ने एक रेस को पहला राउंड तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से पूरा किया, दूसरा राउंड उसने 450 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से पूरा किया, उसकी एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस तो वही है, पहले राउंड में भी वही डिस्टेंस है, दूसरे राउंड में भी उसी डिस्टेंस को हम चले, तो डिस्टेंस को हम डी मान लें और टोटल टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये इस प्रकार से पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये डिस्टेंस हो गई पहली और दूसरी डिस्टेंस ये हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टिकल टाइम पहले दूरी को चले हैं पहला राउंड 300 किलोमीटर प्रति रफ्तार, तो ये टोटल पहला राउंड मतलब टाइम हो गया, फिर डी अपॉन 450 ये हो गया। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे ऊपर से भी डी कॉमन ले लो, तो ये 2D हो गया अपॉन यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे, जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 450 प्लस 300 और अपॉन 450 इंटू 300। अब ये वहाँ पहुँच जाएगा जाकर के, तो यह डी से डी कैंसिल कर दो, 2 इंटू 300 इंटू 450 और ये हो जाएगा हमारा 750। इतनी सी बात थी, ठीक है। 1 जीरो से आप 1 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 15 3 45, 15 पना 75, ठीक है। 5 से काट दीजिएगा इसको, 60 बार 6 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसकी एवरेज स्पीड निकली जा कर के है। एवरेज स्पीड 120 तो नहीं निकली, हाँ भाई 3 बाकी भी तो हैं, यानी 6 3 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी एवरेज स्पीड निकली जाएगी, 360 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे हम सॉल्व कर लेंगे कि ये है अगर आप 1/3/5 को देखना चाहें तो ये हो गया हमारा 1/5 होता 20%, 3/5 हो गया हमारा 60%, और ये हो गया हमारा 25%, 25 और 60 85%, 85% में ये हो गया हमारा 1/20 होता है 5, तो 7 हो गया, 5 7 35%, 85 में से 35 खर्च कर दो, 50 यानी आधा परसेंट बचा, तो आप ये देखो 0.5 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज करके, हमने कोई एलसीएम नहीं लिया, कुछ नहीं किया। देखिएगा ये 1/5 20% होता, 3/5 60% हो गया, 1/4 25% होता, एडिशन का 85% हो गया, 1/5 20 होता, 7/5 35 हो जाएगा। 35 को 85 से कम कर दे 50% बचा, 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2 से हम आप 0.5 भी लिख सकते हैं। 45 2 वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज, मतलब 2 वर्ष बाद 10% प्रति वर्ष पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर दिया गया, तो फिर धन का योग यानी धन कितना। इसके लिए आपको एक रिलेशन में बताता हूँ जो आपको याद रहना चाहिए। अगर आप कभी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर निकालेंगे जाकर, तो वो निकलेगा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, और ये जो अंतर हमको दिया गया है वो हमें गिवन है अंतर 462 दिया गया है, ठीक है। P इंटू R 10 दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 462 सीधा सीधा P आ गया हमारा 462 के आगे 2 जीरो और बढ़ा दीजिएगा, आसान। तो आपको रिलेशन ये लर्न रहना चाहिए, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस होता है। तो ये आ गया हमारा 462 और 2 जीरो। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक के लिए 0.94 लाख के 2 चेक बेचता है, जिसमें 2 लेख बेचता, यानी ये कहिएगा 94,000 के 2 लेख बेचता है, और जिसमें एक लेख पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे लेख पर उसे 10% का हानि होता है। इस पूरे सौदेबाजी में उसको क्या लाभ क्या हानि हुई, इसके लिए हमारा हमेशा, अगर ऐसी स्थिति है तो हमेशा 1% का नुकसान होता है, याद रख लीजिएगा, हमेशा 1% का नुकसान होगा। कैसे होगा, इसके लिए रिलेशन हमारा ये होता है M + N + MN/100, ये लर्न रखिएगा।
ये बहुत सी जगह लगता है। मान लीजिए एक आयत की भुजा को हमने कुछ परसेंट घटा दिया, दूसरे कुछ परसेंट हमने बढ़ा दिया, फिर बताओ क्या टोटल एरिया निकलेगा जा करके। तो ये जो बढ़ रहा है वो प्लस, जो घट रहा है माइनस। यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 10% की लाभ हानि हो गई। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100/100, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही आएगा। ठीक, ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारा बच गया -1। -1 का मतलब है कि हमें 1% का नुकसान हो रहा है। 100 से 100 कैंसिल करेंगे तभी तो -1 आएगा। तो ऐसी स्थिति हमेशा 1% की आपको हानि हुआ करेगी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति सामान्य गति से 7/8वें स्थान पर सवारी करता है, तो वो है सामान्य समय से 72 मिनट देरी से गंतव्य तक पहुंचता है, तो किया गया समय ज्ञात कीजिए। तो लिया गया समय, आप 7/8 से जा रहा है, 7 और 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। ABC एक नगद पुरस्कार को 6, 7, 8 के अनुपात में आपस में बांटती है। C को रुपए मिलते हैं, तो A और B प्राप्त कुल राशि एक साथ ज्ञात की। A और B को क्या मिला? C का हमें मिला 8वां हिस्सा, जो बराबर है हमारे 52,000 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और 7×6 13 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो देखो कितना आसान है, जो ये है इस प्रकार से समझ लो एक बार। ABC है 6, 7, 8, 6, 7, 8। अब ये कह रही 8 किसके बराबर? 8 है हमारा 52,000 के इक्वल। तो 1 किसके बराबर होगा? 8 छिंग 48, 4 8 पंचे 40, यानी 65, 6,500 के बराबर। तो हमसे पूछा जा रहा है इनका दोनों का योगफल, तो इसमें 13 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो ये 2 0 आ गए। 13 पंचे 65, 5 यहाँ से लगी 6, 3 छिंग 78 और 6, 78 और 6 हो जाएंगे 84। ठीक, 84,500 दोनों का हिस्सा होगा, 84,500। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं। 49 क्वेश्चन है, अंगणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए जिसकी पहली संख्या 33 और अंतिम संख्या 48। इस चीज़ को समझिएगा, ये क्या है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या दी गई। जैसे हमारे पास कुछ नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख ली। इनका हमें एवरेज फाइंड करना हो, तो एवरेज फाइंड करने के 2 तरीके, इन सबका एडिशन करो, 10 से डिवाइड कर दो, तो एडिशन होगा इनका n × n + 1/2, यानी 10 × 11/2, और 2 से भाग कर देंगे, ये एडिशन आ जाएगा इनका, यानी 5। एडिशन आ गया 55। 55 को संख्या कितनी है? 10। 10 से भाग दे दो तो इनका जो एवरेज निकला जाके 5.5। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये कि हमेशा आप पहली और लास्ट वाली को जोड़ के 2 का भाग दो, तब भी यही आएगा। इधर से दूसरी, उधर से ये वाली, ये उधर से एक कम, तब भी हमारा 5.5 आएगा। इधर से तीसरी ले लो, उधर से लास्ट से थर्ड ले लो, तब भी वही आएगा। इधर से चौथी ले लो, उधर से लास्ट चौथी ले लो, तब भी हमारा 7 4 11/2 5.5 आ रहा। और ये ले लो, तब भी 7 4 11/5 आ रहा। तो वो कह रहे कि, तो वही तो उन्होंने कहा है कि एक कोई ऐसी प्रगति, यानी लगातार कोई सीरियल नंबर में दिए, दोनों का पहला हमारा 33 और अंतिम 45। तो एवरेज क्या होगा? तो एवरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 33 + 45/2 कर दो बस। इनका आधा कर दो जोड़ करिए, तो कितना हो रहा है? ये हो रहा है हमारा 78 हो रहा है। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे 39 एवरेज आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को बताने वाले हैं कि एक वर्ग आकार के वर्ग की भुजाएं दी गई। वर्ग की सभी भुजाएं को रेशियो दिया 2 4 4। वर्ग के आकार की भुजाएं हैं 2 3 के अनुपात में, और परिधि इतनी है, तो उसकी सबसे छोटी साइड क्या है? सबसे छोटी साइड 2 होगी। ठीक है, लेकिन एडिशन कितना हो रहा है? 5 4 9 14। 14 को इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ भी हमारा जो इनका रेशियो का एडिशन होगा वो उससे ही नंबर डिविजिबल होगा। तो 5 4 9 3 12 2 14 हो गया। 14 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ रहा है 21। 1 यूनिट की वैल्यू 21 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 42 होगी। इसी प्रकार से 3 की पूछी जाएगी तो 63 होगी, 4 वाली पूछी जाएगी तो 84 हो जाएगी, 5 वाली पूछी जाएगी 105 हो जाएगी। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, यानी हमने इस वीडियो में आपको 18 क्वेश्चन करवाए हैं। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सवाल कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।